कैसे हो साथियों। जैसे कि मैं आप बोल रहा था कि जब रिफ्लेक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप पे कुछ स्पेशल वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें ही रिफ्लेक्शन के अध्याय में आप पे पहला टॉपिक जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज देगा वो क्या है, वो बेसिकली आपका मिरर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेरिवेशन है। अगर इक्के दुक्के आगे तो आप समझ लो। तो पहली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम क्या बनाना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, आप इसे या तो कॉन्केव मिरर के लिए ले लो या कॉन्वेक्स मिरर के लिए ले लो, बट आप में से 90% बच्चे इसे कॉन्केव मिरर के लिए करेंगे। तो हम एक के बार निकालेंगे फॉर कॉन्केव मिरर। आपको ये नहीं आएगा वहाँ पे लिख के कि आपको किस मिरर के लिए निकालनी है, बस आपको निकालना है भैया, वो आपकी मर्जी है, आप कॉन्केव से लो या कॉन्वेक्स से लो। तो हम एक कॉन्केव मिरर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया M1 M2। इसका सेंटर ले लो यहाँ पे, इसको बोल देते हैं पोल, और इससे आगे एक लाइन और पीछे एक लाइन, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नाउ अब क्या करना, यहाँ पे एक बार फोकस दिखा देना और बिल्कुल फोकस से इतनी दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देना। अब आपको पता है पोल, ये पोल से फोकस की दूरी ये आपकी होगी फोकल लेंथ, तो हमने इसे मान लिया फोकल लेंथ। और फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी ये आपकी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका मेन ये एम ये है कि आपको ये बताने कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधा होती है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं एक रे ले लूँ जो कहीं यहाँ से आ रही है ऐसे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मान लो उसने यहाँ पे मिरर में ए पॉइंट पे इंसिडेंट या हिट करा या स्ट्राइक करा। तो आपको एक रूल पता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से पास कर जाती हैं। ये आप लोगों को पता ही है साहब, पता है नहीं पता है, पता है ना। और फिर अगर हम एक काम करें, बस मैंने एक ही रे दिखाई क्योंकि यहाँ इमेज फॉर्मेशन तो करना नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस ए पे ज्वाइन करवा देता हूँ। मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, वो इंसिडेंट है, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड है। अब ये जो चीज़ है सी ए, ये सी ए आपको कुछ और नहीं है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। सर नॉर्मल क्या होता है यार, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ ये पूरा एंगल ये क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, ये जो इंसिडेंट पॉइंट है इसके साथ बनाना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जैसे यहाँ पे ए है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस पर ही गिरी तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कोई नॉर्मल लाइन बनानी है, वो आपका नॉर्मल कहलाएगा। तो अपना नॉर्मल यहाँ पे सी ए है। अब आप खुद बताइए एक चीज़ कि इंसिडेंट रे और ये जो सी ए नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? बोलिए ज़रूर, होगा नहीं होगा, जल्दी बताइए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। बहुत बढ़िया। और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आपको एक चीज़ और पता है, देखो ऑल्टरनेट एंगल है ये अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई, क्योंकि ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। इतनी बातें क्या आपको पता है? यस सर, इतनी बातें हम लोगों को पता है। ये रे है, ये वो है। तो एक बार दिमाग में दोबारा बनाओ, हमने सबसे पहले क्या बनाया, मिरर बनाया। मिरर का नाम क्या है, M1 M2 है। ठीक है, मिरर का बीच का मिड पॉइंट ले लिया, जैसे पोल बोला, पोल से पीछे एक लाइन आगे एक लाइन, नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर पोल पे हमने फोकस बनाया और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने एक पैरेलल इंसिडेंट रे लगाई, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी। अब हमें इमेज फॉर्मेशन तो करना नहीं है यहाँ, तो बस यहीं रुक जाओ। एक नॉर्मल बनाओ सी ए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों क्या हो गए, आपको दिख ही रहा है, ये दोनों हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है,
तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इन्हें नाम दूँ, अगर हम इसे नाम दे दें तो सही होगा। तो एक काम करते हैं, इसे ए बोल देते हैं, अगर वैसे ही चलने इसे बी बोल देते हैं, और फिर सीरीज़ में फिर ये सी हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला फ्रॉम फिगर से हमें पता चला कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी आई है, और बी सी पी या बी सी एफ भी कितना है, आई है। या तो बी सी पी बोल लो पूरा, या बी सी एफ बोल लो, दोनों ही कितने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और आपको पता ही है किसकी वजह से, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। अब आप ये देखिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लें, ताकि हमें कुछ बातें पता चल जाएं कि दो एंगल कौन कौन से सेम हैं, आई और आर सेम होते हैं आपके। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं सी बी एफ, इन ट्राइंगल सी बी एफ, ट्राइंगल सी बी एफ में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और एंगल आर आ रहे हैं। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये सी बी एफ कहाँ है, ये कुछ ऐसा है, बी ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा, ऊपर है एंगल आर, नीचे है एंगल आई, ऊपर है एंगल आर, नीचे है एंगल आई। तो इन ट्राइंगल सी बी एफ ट्राइंगल में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। कहाँ से सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन के लॉ से एंगल आई और एंगल आर क्या हो गई, सेम हो गए साथियों। अब अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर दो इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनकी इंक्लूडेड साइड भी क्या होती है, सेम होती है। अगर दो एंगल सेम हैं तो दो इंक्लूडेड साइड जो होंगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर इक्वल, देन द साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। इफ द एंगल बिटवीन द टू इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, कॉमन साइड आपको दिख ही रही है BC है, उसको नहीं लेना, देन द एंगल कंटेनिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो CF और BF भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। CF और BF भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहाँ से बराबर हो जाएंगे, ज्योमेट्री से बराबर हो जाएंगे। ज्योमेट्री का हमने रूल लगाया, वहाँ से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए CF और BF क्या आ गए, बराबर आ गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अगर CF और BF बराबर आ गए तो हम एक काम करते हैं, एक चीज़ मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंस अपर्चर मतलब साइज छोटा है, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर क्या है, छोटा है, तो हम एक काम इमेजिन कर सकते हैं कि C से F की दूरी और F से P की दूरी लगभग क्या है, सेम है। हम ये मान सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा अपर्चर क्या है, स्मॉल है, मतलब साइज़ बहुत छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है, मतलब ये जिससे स्पेरिकल सरफेस से बना होगा उसका साइज़ बहुत छोटा होगा, तो लगभग CF और FP दोनों बराबर होंगे। तो यहीं से हमारा रीज़न है, सिंस अपर्चर इज स्मॉल देन CF लगभग नियरली इक्वल टू आएगा FP के। और अगर देखें, अगर आपका ये कोई CP लाइन थी, इसमें एक बीच में F था, और ये CF भी X आया और FP भी कितना आया, X आया, CF X आया, FP भी कितना आया, X आया। इतनी बातें क्लियर है, CF क्या आया, X आया, FP भी कितना आया, FP भी कितना आया, X आया। तो देखो F कॉमन चीज़ है, तो F यहाँ पे क्या होगा, F मिड पॉइंट होगा। F क्या होगा भैया, F होगा आपका मिड पॉइंट, क्योंकि CF और FP है तो F आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इतना आपको समझ में आया। अगर F मिड पॉइंट है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि F क्या है, सेंटर है, किसका, PC लाइन का सेंटर है F। ठीक है, अब आपको ये दिख ही रहा है कि PC कितना है, फिर PC कितना होगा, आप ये देखो PC कितना होगा। फिर भैया अगर आपको PC पूरा निकालना है, F आपका मिड पॉइंट या सेंटर हो गया, तो PC निकल कैसे सकता है, देखो PC 2x है, PC कितना है, x प्लस एक्स कितना, 2x, PC यही तो है, x प्लस एक्स कितना, 2x। तो PC को क्या मैं 2 टाइम्स, यहीं से देखो PC क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x है, PC क्या है, PC 2 टाइम्स ऑफ x है। तो x तो या तो आपका CF हो सकता है, या x आपका क्या हो सकता है, FP हो सकता है, आप कुछ भी मान लीजिए। तो PC क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा या तो CF के, या 2 टाइम्स हो जाएगा FP के। अब आप बस ये मान के चलिए, आपको पता क्या है, आपको CF पता है या FP पता है, आपको FP पता है, FP कितना है, फोकल लेंथ के बराबर है, तो ये चीज़ भी कितने के बराबर होगी, फोकल लेंथ, मतलब F प्लस F कितना होगा, 2F, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, R के। ठीक है, तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। तो यहीं पर मैं इसको हटा के फिर फाइनल चीज़ लिखता हूँ,
कि हमें ये पता है कि PC 2CF है और 2FP भी है, तो PC हो गया 2 टाइम्स ऑफ FP। बैरिंग साइन कन्वेंशन को मारो गोली। PC आपका पूरा कितना है, R है, PC आपका R है और 2 टाइम्स ऑफ FP कितना है, F है फोकल लेंथ, FP आपकी फोकल लेंथ है, तो यहीं से आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या आ गया, आधा आ गया। यही आपको प्रूफ करना था और यही हम प्रूफ करके ले आए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी, अगर आपको ये याद होगा तो बढ़िया होगा। ठीक है, इतना कर सकते हो। हमने क्या करा, मिरर बनाया, पोल बनाया और आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फिर एक पैरेलल रे गिराई, फोकस से वो क्या हो गई, पास हो गई, फिर CB नॉर्मल बनाया, फिर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I हो गया और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R हो गया। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है तो I बराबर हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर ये दो साइडें बराबर हैं, CF और FB क्या हैं, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि CF और FB इसलिए बराबर हैं क्योंकि एंगल I और एंगल R हैं। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करी तो यहाँ से हम पे काफ़ी चीज़ें आ गई। उसके बाद हमने क्या बोला कि जैसे ये CF है, CF FB के बराबर भी है, और भैया फिर हमने बोला CF किसके बराबर है, FP के बराबर भी है। तो CF अगर आप काट भी देते तो FB और FP के आ जाते, बराबर भी आ जाते, वहाँ से भी आपकी बात बन ही जाती। बट एक सिंपल चला, आपको बस ये प्रूफ करना था कि F मिड पॉइंट हो जाता, CP आपका पूरा R होता, CF आपका दोबारा F होता, FP भी आपका F होता। ऐसे आप लोग कर लेते, तो ये आपका मिरर फार्मूला सक्सेसफुली आप एक्सप्लेन कर पाते। चलिए, अब मिरर फार्मूले के बाद आएगी, सॉरी, रिलेशन बिटवीन F एंड R के बाद, मिरर फार्मूला नहीं, रिलेशन बिटवीन F एंड R के बाद अब हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला देखेंगे। तो मिरर फार्मूला दो चीज़ों के लिए देखेंगे। कौन है वो दो चीज़ें, कॉनकेव ही लेते हैं और कॉनकेव में दो केसेस आते हैं। कौन कौन से, एक आता है वर्चुअल और एक आता है रियल। कोई दो बना लेना बस, आप पे ऐसा आएगा फाइंड मिरर फार्मूला फॉर रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स में भी, कॉनकेव में भी, बट रियल इमेज सिर्फ किस में बनती है, कॉनकेव में बनती है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला बनाना हम चाह रहे हैं। और कॉनकेव मिरर में दो केस होते हैं, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा, रियल इमेज के लिए बनाना चाहेंगे और उसके बाद मैं आपको वर्चुअल इमेज के लिए भी बता दूंगा। ठीक है भैया, रियल इमेज के लिए बनाना चाहेंगे, फिर मैं आपको वर्चुअल के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक मिरर बना लीजिए। ठीक है भैया, एक आप मिरर बना लीजिए कॉनकेव, या हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। कॉनकेव मिरर का नाम बोल दीजिए M1 M2, मिड पॉइंट काटिए, इसका पोल हो जाएगा। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहीं पे आपका एक फोकस हो जाएगा, यहीं पे फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा। सर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो ऑब्जेक्ट को आप मेरे हिसाब से बढ़िया इमेज चाहिए विदाउट एनी क्रोमेटिक एविरेशन और स्पेरिकल एविरेशन, आप पीछे बना लो AB, ऐसा बना दिया। अब आपको पता है दो रे निकलेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और एक वैसे जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा ये मिरर थोड़ा और नीचे तक आ जाए ऐसा। ठीक है, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए ऐसा, ताकि दोनों में सिमेट्री रहे। और आप तो स्केल से बनाएंगे, तो एक रे सीधी आई, भैया आंखों से ही तो निकलेगी, पैरों से किसकी निकलेगी रे, आंखों से ही निकलती है, ऊपर से ही निकलेगी। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई। ठीक है, और फिर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस हो गई ऐसे, और वापस भी आई ऐसे। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगी वहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। ये आपकी फाइनल इमेज है। ठीक है, फाइनल इमेज अगर इसका पैर यहाँ है तो B डैश ऐसे होगा, A डैश ऐसे होगा, चुड़ैलों के जैसे। ठीक है, तो ये आपकी बन गई। अब आपको डिस्टेंस बोलना है बस, और कुछ नहीं बोलना, बात बन जाएगी। आपको मिरर फार्मूला निकालना है, VU, ये सब चीज़ें आपको बोलनी पड़ेगी। तो देखिए, पोल और फोकस की दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है U, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से दूरी होता है R। ठीक है भैया, ये सारे पोल से देख रहे हैं। और फिर इमेज है, इमेज दिख रही है आपको, ये रही इमेज की, यहाँ से दूरी हो जाएगी V।
ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम ध्यान से देखना, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने बनाया सबसे पहले कॉन्केव मिरर, M1 M2 नाम दिया और उसका मिड पॉइंट काटा पोल, उससे आगे एक लाइन, उससे एक पीछे एक लाइन, वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, हमने ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो पीछे रखा। और आँखों से ही, आंखें कहाँ होती है, सर में होती है, हेड में, टेल में कहाँ होती है, ठीक है। तो आंखों से ही एक रे सीधी गई, फोकस से पास हुई, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। तो जब भी बियॉन्ड सी वाला केस होगा तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी बियॉन्ड सी वाला केस होगा, सी से पीछे बनेगी इमेज, तो पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज विल ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखिए इमेज कैसी है, रियल है और उल्टी है। रियल क्यों है, क्योंकि देर इज एक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन रेज, सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड, दैट विल बी inverted also. Okay, so now we have to use the distance, कि हमारे डिस्टेंस क्या है, हमें नोटेशन देना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं यू, एंड पोल और इमेज की दूरी को बोलते हैं वी। ठीक है, ये नाउ देर आर समथिंग यू नो इन मैथमेटिक्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल की सिमिलैरिटी क्या होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मान लो दो ट्राइंगल हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2, दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो रेशियो भी सेम होता है। दो ट्राइंगल हैं अगर सिमिलर तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। और अगर यहाँ पे हम एरिया ले लें, एरिया ले लेते हैं तो साइड्स का क्या आता है, स्क्वायर आता है। ये बचपन वाली बातें हैं, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ही लगाना चाहेंगे। क्या लगाना चाहेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो आप ये देखिए एक ट्राइंगल बना ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, कौन है, ऑब्जेक्ट है ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है, सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। और एक हमारा ट्राइंगल बना इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। एक चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए, एक पॉइंट, जो कि यहाँ पे कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जिसे हमने बोला ए बी सी, और इमेज का ट्राइंगल बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जो है ए डैश बी डैश सी। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी, हर ही ट्राइंगल सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब तीन साइडें होंगी और इंक्लूडेड एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ये चीज़ है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स का रेशियो सेम आता है। तो देखिए मैं साइड्स का रेशियो कैसे ले रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है राइट एंगल, पहले ले रहा हूँ हाइट। तो ए बी हाइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ए बी, इमेज की हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश, कितनी है, ए डैश बी डैश। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब एक और चीज़ लेनी है, तो अब मैं बेस ले रहा हूँ। तो ऊपर क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बेस भी ऑब्जेक्ट का ऊपर आएगा, तो बी सी ऊपर और बी डैश सी कहाँ हो गया, नीचे हो गया। इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन भैया, क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। आपने क्या लगानी है, यहाँ पे सिमिलैरिटी का रेशियो लगाना है, सिमिलैरिटी वाला एक्सियोम लगाना है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होता है, लगभग सेम आता है। तो इसकी मैंने हाइट ले ली, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर ले ली और इमेज की हाइट कहाँ ले ली, नीचे ले ली। फिर ऑब्जेक्ट ही डालना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ही दूसरी साइड ऊपर आएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड मैंने बी सी ले ली और इमेज की दूसरी साइड क्या ले ली, बी डैश सी ले ली। तो पहले हमने क्या करा, हाइट्स का रेशियो बराबर कितने के, बेस के रेशियो के बराबर कर दिया। तो हम पे पहली चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। अब हम एक बार क्या लेते हैं, पोल के साथ ले लेते हैं, पोल के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। बनाना है तो अब बना लो। तो पोल के साथ हमें दिखाना पड़ेगा वैसे एक एरो, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरी इमेज बस हम फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब तीसरी रे गिरा रहे हैं, पोल पे गिरी, किस पे गिरी, पोल पे गिरी, और पोल से ही वापस आ गई सेम एंगल बना के। ये एंगल होगा आई, वो होगा आर, ऐसा बोला जाता है बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि नॉर्मल हमें पता नहीं है। तो तीसरा हमारा एक और ट्राइंगल बन गया। अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी के साथ कुछ, और वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश के साथ कुछ। तो इस बार ऑब्जेक्ट का हम ट्राइंगल ले रहे हैं पोल के साथ। ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल पहले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, अब ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल लेंगे पोल के साथ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ट्राइंगल लिया पोल के साथ, तो ए बी पी, और यही पी कॉमन है। तो देखो इमेज का ट्राइंगल भी किसके साथ लिया, पोल के साथ। जैसी नीड आई वैसे ही हमने मॉडिफिकेशन कर लिया, पहले रट के नहीं आए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हमने ट्राइंगल लिया पोल के साथ और इमेज का भी हमने ट्राइंगल लिया पोल के साथ, ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें ही हम बनाएंगे, तो यार पहले चीज़ तो सेम होगी, क्या,
ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, अपॉन इमेज की हाइट। इमेज की हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश है। फिर वही आपको हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या लेने पड़ेंगे, पोल वाली डिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी, बेस वाली। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, और बी इसका बेस है, बेस की पोल से दूरी कितनी है, बी पी, बी पी। और फिर इमेज कहाँ है, ए डैश बी डैश, इसका बेस कितना है, बी डैश, बी डैश की पोल से दूरी कितनी हुई, बी डैश पी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने हाइट्स का रेशियो और बेस का रेशियो लिया, बट पहले बेस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ख़त्म हो गया था, अब बेस हमारा पोल पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, आपको ये दिख रहा है। अगर हम इसे इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम इक्वेट कर दें बच्चे, तो क्या होगा, देखो इन दोनों की लेफ़्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगी। जब किसी दो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड बराबर हैं तो ऑब्वियसली राइट साइड को भी बराबर होना पड़ेगा। तो राइट साइड से फर्स्ट इक्वेशन से आया बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर किसके, बी पी अपॉन बी डैश पी के, ठीक है, बी डैश पी के। अब मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से आगे लेफ़्ट साइड सेम थी, तो राइट साइड भी क्या आ गई, सेम आ गई। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, डेरिवेशन के हिसाब से नहीं चलना, डेरिवेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए। आप बस यहाँ पे देखो कि आपको बी पी पता है, बी की पी से दूरी, बी की पी से दूरी कितनी है, यू है। क्या आपको बी डैश पी पता है, बी डैश की पी से दूरी आपको पता है, वी है। क्या आपको बी सी पता है, नहीं सर हमें बी सी नहीं पता। क्या हमें बी डैश सी पता है, नहीं सर हमें बी डैश सी भी नहीं पता। तो बेटा ये निकलेगा कैसे, सिंपल सी बात है, हम इसको भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाली साइड तो हमारी ठीक है, इसको तो हम साइन कन्वेंशन से डाल ही लेंगे। साइन कन्वेंशन पता है ना, बुरा काम करा, लेफ्ट में तो नेगेटिव होता है, राइट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे सारा ही लेफ्ट है, ठीक है। अब देखिए बी सी कैसे निकल सकता है, आप यहाँ पे पोल को इंक्लूड करना और बी डैश सी भी आप निकालो पोल को इंक्लूड करके। तो ये देखिए ये जो बी सी है, ये बी सी आएगा कैसे भाई, पूरा बी पी से। ये बी सी कैसा आएगा, पूरे बी पी से सी पी हटा लो। ये जो बी पी है ना, बी पी और यहाँ पे सी है, तो ये बी सी कैसा आएगा, बी सी पूरे बी पी से सी पी हटाना पड़ेगा, पूरे बी पी से सी पी हटाएंगे तो बी सी आ जाएगा। तो वही करेंगे, पूरे बी पी से क्या हटाएंगे, सी पी हटाएंगे। अब हमें बी पी भी पता है, बी पी कितना है, और सी पी भी पता है, ये फ़ायदा हो गया। ऐसे बी डैश सी कैसे आएगा भाई, बी डैश सी है ना, तो सी यहाँ है, बी डैश यहाँ है और पी वहाँ है, तो ये है ना सी बी डैश पी। तो अगर आपको बी डैश सी चाहिए तो आपको सी पी से इस पूरे से बी डैश पी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सी बी डैश चाहिए या बी डैश सी चाहिए तो आपको पूरे सी पी से बी डैश पी हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप अब अपने मर्जी से थर्ड इक्वेशन मानो, अपनी विल से। मैंने बोला ना, क्वेश्चन और इक्वेशन या डेरिवेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए, आप इसके मोहताज नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, अब आपका बी डैश सी कैसे आएगा, सी पी से बी डैश पी हटा दो, तो सी पी से बी डैश पी हटा लो, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आपका थर्ड क्या बना, फ्रॉम थर्ड क्या बना, थर्ड देखिए आपका क्या बना, बी सी बन गया कितना, बी पी माइनस सी पी, बहुत बढ़िया, अपॉन बी डैश सी कितना बना, सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक है, सी पी माइनस बी डैश पी, बी डैश सी बना सी पी माइनस बी डैश पी, और बी सी आपका है बी पी माइनस सी पी। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, बी पी चल रहा है, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, बी डैश पी चल रहा है। अब यहीं पे हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे और बात बनाएंगे। हाँ अच्छा सर, तो क्या फिर मिरर फार्मूला जब भी न्यूमेरिकल आएगा क्या हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बेटा आपको लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर चीज़ का मिरर फार्मूला निकाल रहा हूँ। वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कॉन्केव मिरर की रियल इमेज केस का मैं मिरर फार्मूला निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ स्पेशल केस है इसलिए मैं साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ, बट जनरली लगाने पड़ते ही हैं। हमें नहीं पता ना कि वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, रियल है, वर्चुअल है, तो वहाँ लगाने पड़ेंगे। ये स्पेशल केस है इसलिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, वैसे वहाँ पे आपको लगाने ही पड़ेंगे जब फाइनल फार्मूला आएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए बी पी कितना है, बी डैश पी कितना है, ठीक है, सी पी कितना है, और बस यही तो हैं सारी चीज़ें। और भी कुछ है, बी पी है, बी डैश पी है, सी पी है, और हाँ बस इतनी ही है, 3-4 चीज़ें ही तो हैं यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं, है ना। तो देखो क्या होगा, आप ये देखिए बी की पी से दूरी, बी की पी से दूरी कितनी है, यू है। ऑब्जेक्ट की पी से दूरी कितनी है, यू है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर है सी पी, सी पी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट सिंस इट इज़ इन लेफ्ट साइड, बुरा काम करा, आगे नहीं जाने दिया लाइट को, तो माइनस आ जाएगा, लाइट रे को आगे नहीं जाने दिया। अब है बी डैश पी कितना है, बी डैश पी है वी, और क्योंकि सामने बन रही है तो ये माइनस वी हो जाएगा,
ठीक है। तो माइनस यू माइनस आर एंड माइनस वी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए तो डालते हैं ऊपर और देखते हैं क्या आता है। तो बी पी आपका कितना है, माइनस यू है, माइनस सी पी कितना है, माइनस का आर है, अपॉन अभी देखिए सी पी कितना है, माइनस का आर है, माइनस बी डैश पी कितना है, माइनस का वी है। शाबाश। बी पी कितना है, बी पी है माइनस का यू, और बी डैश पी कितना है, माइनस का वी है। माइनस माइनस कैंसिल होंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस दोबारा प्लस बनेगा। तो यही करते हैं आगे, देखिए क्या होगा। यह है माइनस का यू, माइनस माइनस यह है प्लस का आर, अपॉन यह है माइनस का आर, और माइनस माइनस यह है प्लस का वी, बराबर यह है यू, यह है वी। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो आप देखिए क्या आया, माइनस यू वी से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का यू वी आया, आर वी से मल्टीप्लाई हुआ, वी आर आया, यू माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस यू आर आया, और फिर इसके बाद वी यू से मल्टीप्लाई हुआ तो यू वी आया। ठीक है भैया, आप क्या करना चाहेंगे, आप माइनस यू आर को इधर भेज दीजिए। तो देखिए वी आर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, माइनस यू आर इधर आए तो ये प्लस का यू आर हो गया। ठीक है, तो अभी इसका हो गया काम, इसका हो गया काम। ठीक है, अब ये देखिए यू वी पहले से यहाँ पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये माइनस यू वी उधर जाके प्लस यू वी होगा, तो किसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, यू वी ने, और किसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वी आर ने। तो किसने जगह छोड़ी, माइनस यू आर ने छोड़ी थी, इधर आके प्लस हो गया, और माइनस यू वी ने छोड़ी थी, उधर आके प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं आप पे। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ है वी आर, यहाँ पे है यू आर, और यहाँ पे यू वी कितना हो गया, 2 यू वी हो गया। यू वी कितना हो गया, 2 यू वी हो गया। अब आपको क्या करना है यार, कुछ नहीं करना आपको, आप ये देखिए यहाँ से आप आर कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बना वी, यहाँ से बना यू, और यहाँ पे कितना है, 2 यू वी है। ठीक है भैया, आपने अभी पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ लिख लो। और यहाँ पे कितना है, वी प्लस यू, और माइंड इट, हमें वही मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है जिस मिरर का हम फोकल लेंथ लेंगे। तो आर और फोकल लेंथ एक ही मिरर का है। ठीक है, तो आर हो गया 2f, और यह है वी प्लस यू, और यह है 2 यू वी। क्या 2 से 2 कैंसिल, यस सर। तो आप पे बचा फोकल लेंथ, साथ में कौन है, वी प्लस यू, और साथ में कौन है, यू वी। बचे वी प्लस यू को उधर भेज दो, या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे लिखता हूँ, फोकल लेंथ वी प्लस यू। पहली डेरिवेशन है तो थोड़ा तजुर्बे और नाजुक तरीके से कराऊंगा आपको। अब क्या है, देखिए v प्लस यू को यहीं रहने दीजिए साहब, v प्लस यू को यहीं रहने दीजिए, फोकल लेंथ को उधर ले जा लीजिए, तो 1 फोकल लेंथ हो गया, और यू वी को इधर ले आइए, ऐसा हो गया। सर ये क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, यही तो चीज़ है ऊपर वाली। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें समझ में आ गया ऊपर वाली चीज़ ही है। चलिए, तो अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को हम हटाते हैं, और अब ये देखते हैं कि जब हम इन्हें सेपरेट करें तो v के नीचे आ गया यू वी, प्लस u के नीचे भी आया u वी, और यहाँ कितना है, 1/f है, कुछ कैंसिल, u से u, v से v, तो 1/u प्लस 1/v बराबर कितने के, 1/f के। यही आपका मिरर फार्मूला होता है। माइंड इट, साइन कन्वेंशन आपको लगाने ही पड़ेंगे, स्पेशल केसेस में नहीं लगाने पड़ते, जैसे ये था। क्लियर है इतना, गुड, शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम मिरर फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, बट इमेज कौन सी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए देखना चाहेंगे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए हम देखना चाहेंगे क्या चीज़ बनेगी। तो देखते हैं, ये सारी चीज़ें मिटाई करनी ऐसी है, बस गड़बड़ी होगी साइन कन्वेंशन की। आप साइन कन्वेंशन की गड़बड़ी ना करिए। अगर मेरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो वहाँ आपको साइन लगाने ही पड़ेंगे, चाहे यहाँ लगाने ना पड़े, क्योंकि ये तो स्पेशल केसेस थे। तब आपको क्या करना है, कॉन्केव मिरर ही लेना है। ले लिया, पोल ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस में आप क्या क्या बनाओगे, एक बना दोगे अपना फोकस, और कुछ दूरी पे आप बना दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर वर्चुअल इमेज बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, तो आपको रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में, कहीं यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट को ऐसे, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये फालतू की राम कहानी हम नहीं लिखना चाह रहे, हमारी इच्छा नहीं है। एक रे पैरेलल किससे पास हुई, फोकस से, फोकस से पास हुई ना, ये रही। और दूसरी रे आप कैसे बनाना चाहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाना चाहोगे, तो एक रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, मतलब कैसे दिखाओगे उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखानी है ना, तो कैसे दिखाना चाहोगे, जल्दी जल्दी बताओ।
वैसे ही दिखा दो यार, पाथ रिट्रेस है, वो जा रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही इंक्लिनेशन में ऐसे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई ऐसे, ऐसे आ गई। तो ऑब्जेक्ट पीछे तो नहीं बन रही यहाँ, मतलब इस साइड तो आपकी इमेज बनी नहीं रही, तो कहाँ बनेगी, उधर बनेगी भैया, उधर बनवा दो ऐसे। ये बना दिया आपने इमेज, ये ऐसे, ये कितना है ए डैश, ये इसका एरो, ये कितना है बी डैश है, ये आपकी इमेज हो गई। क्योंकि देखो यहाँ तो नहीं बन सकती, यहाँ डाइवर्जिंग हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और वहाँ क्या होगा, मतलब डाइवर्ज मतलब क्या है, यहाँ पे वो मिल नहीं पाएंगी, पीछे बनेंगी, पीछे बना दी ये चीज़ है, ठीक है। अब बस उसी की देर है साइन कन्वेंशन की। देखिए ये पोल है, पोल की ऑब्जेक्ट से दूरी, पोल की ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी होगी, यू होगी, ठीक है। पोल की फोकस से दूरी कितनी होगी, एफ होगी। पोल की सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। पोल की इमेज से दूरी कितनी होगी, इमेज डिस्टेंस होगी वी। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली, ठीक है। इसको मिटाते हैं, वही राम कहानी लिखनी है जो आपको पहले से ही पता है कि एक रे तो आपको ऐसे भी निकालनी पड़ेगी, ऐसे, ये ऐसे जा रही और ऐसे हो गई, ये भी नहीं मिल पाई, देखो ये ऐसे जा रही थी एरो। सर ये क्यों बनाई, क्योंकि एक बेटा हमें ट्राइंगल पोल के साथ लेना पड़ता है और एक ट्राइंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लेना पड़ता है। तो अब भी ऐसे ही लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, और ये सिमिलर है ए डैश बी डैश का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, ठीक है। ए बी का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और ए डैश बी डैश का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। अब जब ये सिमिलरिटी हो जाती है तो साइड्स का रेशियो सेम आता है, तो हाइट्स का रेशियो, हाइट का रेशियो मतलब ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट कितनी है भैया, इमेज है ए डैश बी डैश। आपको पता है नहीं कैसी बन रही है इमेज, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड बन रही है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख लो आप, ठीक है, वही हमारा मेन मादा है। तो हाइट का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ऊपर ऑब्जेक्ट है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी, उधर मत जाना पुल की साइड, अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी, ये पहला ले लो। अब आपको ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका ट्राइंगल बनाना है पोल के साथ, और ए डैश बी डैश का भी बनाना है आपको, किसके साथ, पोल के साथ। क्या सर बन रहा है, बन तो रहा है यार, अगर आप देखने वाले हो तो बन तो रहा है, ये रहा, अगर आपको बनाना है तो बन तो रहा ही है, ठीक है। वो तो आपको अपने हिसाब से चलवाना है ना, हाँ, आप डेरिवेशन के हिसाब से नहीं चलने चाहिए, डेरिवेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए। तो अब एक बार ट्राइंगल लेंगे ए बी का किसके साथ, पोल के साथ, और ये सिमिलर हो जाएगा ए डैश बी डैश का किसके साथ, पोल के साथ, भैया ए बी का पोल के साथ और ए डैश बी डैश का पोल के साथ, ठीक है। तो आपको पता है, पहले तो दोनों की हाइट ले लेंगे, ए बी ऑब्जेक्ट, नीचे ए डैश बी डैश, और फिर इनके क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। सबसे पहले क्या है, बी पी, और फिर है बी डैश पी, बी पी अपॉन कितना, बी डैश पी, ये हो गया सेकंड। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें, जैसे पहले भी करते थे, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें, तो हमने देखा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर बी पी अपॉन बी डैश पी के। क्लियर है इतना, शाबाश। क्या सर आपको बी पी पता है, हाँ। क्या आपको बी डैश पी पता है, हाँ। क्या आपको बी सी पता है, नहीं। क्या आपको बी डैश सी पता है, नहीं। तो इनको ही मॉडिफाई करेंगे भैया। आप देखिए बी सी कैसे आएगा, ये बी सी है, ये बी सी कैसे आएगा यार, ये जो बी पी ये पूरा है ना, पी सी दिख रहा है आपको, ये पूरा पी सी से बी पी हटा लो, पी सी से बी पी हटा लो, तो आपको क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा, ठीक है। ये आपने पहले भी करा था। बी सी कैसे मिलेगा, पूरे पी सी से, क्योंकि पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, पी सी से बी पी हटा लो, तो पी सी से बी पी हटा लेंगे, ठीक है। तो आपको बी सी मिल जाएगा, पी सी से बी पी हटाए, बी सी मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको चाहिए पी बी डैश, सॉरी बी डैश सी चाहिए, कितना चाहिए, बी डैश सी। बी डैश सी कैसे आएगा भैया, बी डैश सी, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, देखो बी डैश सी कैसे आएगा, पी सी में पी बी डैश ऐड कर लो, तब आपका पी बी डैश आ जाएगा, नहीं सब, तब आपका क्या आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा। ये पूरा जो आपका बी डैश सी है ये कैसे आएगा, इतनी चीज़ मतलब पी सी में पी बी डैश ऐड कर लो तो आपको पूरा बी डैश सी आ जाएगा। तो क्या करना है, पी सी में पी बी डैश ऐड करना है, पी सी में पी बी डैश क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पे तो बी पी अपॉन बी डैश पी चल ही रहा था,
ठीक है भैया, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। तो आप ये देखिए, आप ये चीज़ें क्या क्या हैं, एक है PC, ठीक है, एक है BP और एक क्या है B' है, B'। राइट साइड जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अच्छा काम है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होंगे। तो देखिए PC लेफ्ट साइड है, PC है -R, BP यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, -U, ठीक है। पर PB' उस साइड बन रही, वर्चुअल बन रही, तो प्लस का V हो जाएगी। यही आपको साइन कन्वेंशन यहाँ डालने हैं, किधर, इधर भैया, ठीक है। तो PC कितना है, PC है -R, ठीक है, माइनस BP कितना है, BP है -U अपॉन PC फिर कितना हुआ, -R हुआ, फिर प्लस का PB' कितना है भैया, PB' है प्लस का V, तो एक ही बार प्लस लगा लो सर, ठीक है बच्चे। फिर है BP कितना है, -U, फिर है PB' क्या है, प्लस का V है। इसे सॉल्व कर लेते हैं और होपफुली फिंगर क्रॉस कोई दिक्कतें ना हो। तो -R प्लस का U, क्योंकि सारा एक्सटेम्पोर होता है, हम तैयारी तो करते ही नहीं हैं, -R प्लस का V। 6-7 वीडियो बनानी होगी तो क्या तैयारी हो जाएगी। चलो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -R इंटू V हो गया -VR, U इंटू V हो गया UV, -U इंटू -R हो गया UR, और -U इंटू V आपका हुआ माइनस का UV। सर कौन अपनी जगह है, बस माइनस वाले अपनी जगह नहीं होने चाहिए। UV अपनी जगह है, UR अपनी जगह है, ठीक है भैया। UV को इधर ला जाओ, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का UV हो गया, और VR को उधर ले जा लो, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का VR। UV बन गया 2UV भैया, इन दोनों से R कॉमन ले लो, ये हो गया U प्लस V। तो सारी बातें तो वही होगी। अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है ना, डायग्राम की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम हटा देते हैं। डायग्राम हटाया तो देखिए आप पे क्या है, ये चीज़ है 2UV है, और कितना है बच्चे, U प्लस V है, शाबाश। और R है, R को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, फोकल लेंथ 1 अपॉन समथिंग में होती है, तो फोकल लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ गई। U प्लस V अपनी जगह है, बट ये चीज़ UV यहाँ मल्टीप्लाई में थी, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगी। 1 अपॉन फोकल लेंथ अलग अलग करिए, U अपॉन UV प्लस V अपॉन UV, ठीक है। V और U में फ़र्क पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा तो सुन भी रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 अपॉन V और वहाँ पे बचा प्लस 1 अपॉन U। तो ये चीज़ थी आप पे मिरर फार्मूला। हमने यहाँ साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया इसलिए क्योंकि हम पर्टिकुलरली कॉन्केव मिरर की वर्चुअल इमेज निकालना चाह रहे थे, बट जब मिरर फार्मूला आएगा तो आपको लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। साइन कन्वेंशन ये आपको याद रखना है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन में और कोई छोटी छोटी बातें हैं तो सर बता दीजिए, भी बढ़िया हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो रिफ्लेक्शन में देखो कुछ चीज़ें जो आपको और समझनी है, वो क्या है कि मान लो, नोट डाल के लिख लेना कि जो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था वो सिर्फ किसके लिए था। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जनरली आपके लिए पर एक्सियल रे के लिए होता है, और जो आप फोकस डिफाइन करते हो ना कि फोकस जैसे कॉनकेव का रियल फोकस होता है कि असली में रे उससे पास हो, और कॉन्वेक्स का कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो ये सारे पर एक्सियल रे के लिए डिफाइंड होते हैं। पर एक्सियल रे क्या होती है, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग 10 डिग्री से कम हो या उसके बराबर हो। उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप पे एक तरह का डिफेक्ट आता है, ऑप्टिकल डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एबिरेशन। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल एबिरेशन। एबिरेशन मतलब डिफेक्ट, स्पेरिकल मतलब शेप की वजह से आ जाना, ठीक है। और स्पेरिकल एबिरेशन में होता क्या है, इमेज शार्प नहीं बनती, ठीक है। तो वही नोट लिखते हैं कि फोकस इज ओनली डिफाइंड फॉर पर एक्सियल रे। पर एक्सियल रे फोकस सिर्फ डिफाइंड किसके लिए, पर एक्सियल रे के लिए। क्या होती हैं पर एक्सियल रे, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग लेस देन होता है 10 डिग्री। अदरवाइज अगर ज़्यादा हो जाए, अदरवाइज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 10 तो देयर इज स्पेरिकल एबिरेशन। स्पेरिकल एबिरेशन, एबिरेशन मतलब होता है डिफेक्ट, ठीक है। तो हम पे क्या आता है, स्पेरिकल एबिरेशन आता है। स्पेरिकल डिफेक्ट में होता क्या है, इमेज इज नॉट शार्प,
इमेज शार्प नहीं बनती, ठीक है, इमेज शार्प नहीं बनती। सबसे ज़्यादा शार्प कहाँ बनती है इमेज? ना रिफ्लेक्शन में बन पाती है ना रिफ्रैक्शन में बन पाती है। सबसे ज़्यादा शार्प इमेज बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी बिल्कुल भी लॉस्ट ही नहीं होती, बिल्कुल एकदम शार्प कंट्रास्ट की इमेजेस बनती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इतना क्लियर। अब इसकी रेमेडी क्या है? अगर स्फेरिकल एवेरिएशन हो रहा है तो रेमेडी क्या है कि यूज़ पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर यूज़ करो। कौन सी मिरर यूज़ करो? पैराबोलिक मिरर यूज़ करो। पैराबोला पता है ना आपको क्या होता है? पैराबोला। ऐसे पैराबोलिक मिरर यूज़ करेंगे, क्योंकि पैराबोलिक मिरर में सिंगल पॉइंट शार्प इमेज बनती है। सिंगल पॉइंट कहीं से भी रे आए ना तो वो एक ही जगह आके टिक जाती है, सिंगल पॉइंट शार्प इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट शार्प इमेज, इसके लिए हम करते हैं इसे, ठीक है भैया, सिंगल पॉइंट शार्प इमेज बनती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वेव ऑप्टिक्स है, फिर उसके बाद पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत चीज़ें हैं। तो नोट क्या है, देखो आपके लिए एक सिंपल सा नोट है। नोट क्या है कि जब कभी भी मान लो कोई प्लेन मिरर से हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे ए बी, ठीक है, और भैया इसकी कहीं भी इमेज बन गई, मान लो यहाँ बन गई ए डैश बी डैश, मान लो बन गई, क्या होगा कि इस मिरर को मैं टिल्ट कर दूँ। अब ये मिरर मैं ऐसे रख दूँ, और मैं टिल्ट कैसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं ऐसे भी टिल्ट कर सकता हूँ मिरर को। तो ऑब्जेक्ट तो वही है, बट मिरर टिल्ट होगा तो क्या उसकी इमेज भी टिल्ट होगी? और अगर मिरर थीटा एंगल टिल्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट कितना टिल्ट होगा? 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा। बट अगर आपने वैसे कर दिया तो पाई माइनस या डेल माइनस 2 थीटा हो जाएगा, या पाई माइनस 2 थीटा होगा, यही हमें देखना है। ऑब्जेक्ट के टिल्टनेस की वजह से इमेज भी क्या होगी? टिल्ट होगी। कितने एंगल में होगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम डायग्राम आपके लिए बना लेते हैं। तो मान लो ये हमने मिरर रखा है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे रे नीचे गिर रही है, तो पहले हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया नॉर्मल एन डैश, ये मिरर है M1 M2, ठीक है भैया, ये है। अब मान लो कोई रे इस पर गिरी, मान लो कोई इंसिडेंट रे आई ये, और उसने नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया। आपको भी पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। मान लो अब मैंने क्या करा, मान लो अब मैं मिरर को ही टिल्ट कर लेता हूँ, तो होगा क्या? इस मिरर को टिल्ट करेंगे तो होगा क्या? तो पहले तो आप ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, या एक बार ये नीचे जाएगी, या अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी तो इंसिडेंट रे ने अगर थीटा एंगल बनाया तो रिफ्लेक्टेड भी कितना बनाएगी? थीटा। और वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, ये सीधी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। बट अगर मैं इस मिरर को घुमा ही दूँ, ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर है इसे घुमा ही दूँ, तो एक एंगल यहाँ से भी आएगा, डेल कितना पूरा है, ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल 180 है, तो 180 से 2 थीटा घूम जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फील तो आपको पता ही चल गया। मिरर को घुमा देंगे पहले वाले डायग्राम से तो इमेज भी घूम जाएगी, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, ठीक है। तो यही लिखते हैं कि फॉर अ, जब न्यूमेरिकल करोगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो फॉर अ गिवन इंसिडेंट, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे, for a given incident ray, when plane mirror is turned, when plane mirror is turned, घुमा दिया उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देन ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा बट उसकी इमेज, देन इट्स इमेज विल बी टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन, विल बी टर्न इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगी। अगर मिरर ऐसे जाएगा, मिरर ऐसे गया तो इमेज भी ऐसे गई, मिरर ऐसा आया तो इमेज भी ऐसे आई, ठीक है। देन इट्स इमेज विल ऑल्सो बी टर्न्ड, विल बी टर्न्ड इन सेम डायरेक्शन थ्रू एंगल 2 थीटा, थ्रू एंगल 2 थीटा, ठीक है। और प्लेन मिरर को कितना टर्न कर रहे हैं? थीटा, तो उसकी इमेज जो है वो कितने एंगल से हो जाएगी? 2 थीटा, ठीक है। ये बट अगर सिंपल सी बात है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि लाइट किसी भी एंगल में आ रही है, बट आपने मिरर को थीटा एंगल टर्न कर दिया तो उसकी इमेज 2 थीटा टर्न हो जाएगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, अगर इंसिडेंट रे
मिरर के साथ थीटा एंगल बना के आई तो क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट है व्हेन इंसिडेंट रे, जब कोई इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, जब वो थीटा एंगल में इंसिडेंट होगी, जैसे आपको दिख रहा है थीटा एंगल में क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, देन रिफ्लेक्टेड रे, देन रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स थ्रू एंगल डेल, जो कि होगा पाई माइनस 2 थीटा। ये चीज़ है। यहाँ पे सारा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वो है। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से यहाँ आ रहा है, तो उसकी इमेज जो है कितनी वेलोसिटी से आएगी, तो आपको इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है, विद रिस्पेक्ट टू आपको इसके बताना होगा, मिरर के m1 m2 मिरर के इमेज कितनी स्पीड से आएगी, मैंने बोल दिया था 2v। तो 2v हुआ क्यों कि जब सेम आते हैं ऐसे ऐसे आते हैं, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ मिरर में, पूछा था ना आपसे, आपने जवाब ही नहीं दिया, कोई बंदा मिरर में बैठा हुआ और उसके लिए ऑब्जेक्ट v स्पीड से आ रहा है, तो उसे इमेज कितनी स्पीड से उसकी तरफ आते हुए दिखेगी। तो आपको ये देखना है यार कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आ रहा है v, और इमेज इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस v हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना होगा, 2v होगा। जब सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो वो ऐसे आ रहा था, वो ऐसे आ रहा था, पहले ही नेगेटिव था, तो v माइनस ऑफ माइनस v कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ये मैं आपसे पहले ही पूछा था, ज़्यादा जोर यहाँ पे पैसे भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, आपको पता ही है ये चीज़ें। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपने रिफ्लेक्शन भी देख लिया। अब एक फाइनल चीज़ करते हैं और आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं इस यूनिट से। न्यूमेरिकल एक साथ ही होंगे, रे ऑप्टिक्स के, वेव ऑप्टिक्स के फिर थ्योरी होगी, फिर न्यूमेरिकल होंगे। तो सिंपल सी बात देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो आपको पता ही है 2 प्लेन मिरर हैं, ठीक है, इनके बीच में एंगल है 40 डिग्री, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस बतानी है। और फिर एक बार यही, अब हमने 90 डिग्री में रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस बतानी है दोनों केस में। तो आप ये देखिए 360 बाई यहाँ पे थीटा फैक्टर निकालिए, थीटा कितना है 40 है, ये आ गया 90 या 9 आ गया, 9 है ऑड। जब ऑड होता है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस इतनी ही होती है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होगी, 9 होगी। बट यहाँ जैसे 90 है तो 360 बाई 90, ये कितना आ गया, 4 आ गया। 4 क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी, एक कम बनेगी, 4 माइनस 1 कितना, 3 बनेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, इतनी चीज़ें थी और कुछ नहीं था। बाय। क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाएगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे हेडिंग का नाम लगा देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, ये है बात, ठीक है। चलिए, थैंक यू।